गाड़ी से टकरा गई। टकराते ही खनक के तो मानो होश उड़ गए कि वो एकदम से घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि गलती तो उसी की ही थी। पर लड़कियां कहाँ अपनी गलती मानती हैं, जो हमारी कहानी की हीरोइन मानती। तभी उस गाड़ी से एक लड़का निकला, अयान सिंह ठाकुर, एक बड़ी ही रोबदार पर्सनैलिटी वाला आदमी, पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाने की ताकत रखने वाला। वो इंसान देखने में किसी प्रिंस चार्मिंग जैसा लग रहा था। उसे देखकर तो खनक का दिल भी जोर जोर से धड़कने लगा। दोस्तों, ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारा जो दूसरा चैनल है मिस्ट्री स्टोरी कार्टून, आप वहां पर जाइए और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही स्टोरीज वहां पर आपको मिलती रहेगी। मिस्ट्री स्टोरी कार्टून चैनल पर जितनी भी स्टोरीज आएगी वो सारी वीडियोज में होगी और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएंगी। तो जल्दी से जाइए और अपने चैनल मिस्ट्री स्टोरी कार्टून को आज के आज सब्सक्राइब कर लें और मैं वहां देखूंगा कि आज आप लोगों ने कितने सब्सक्राइब किए हैं। आज कम से कम 100 सब्सक्राइब तो होने ही चाहिए। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं मनदीप आपका सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों तक इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जल्दी से जल्दी हमारे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं और हम आपके लिए और भी नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे राइटर हैं जो रजत भाई, वो पटियाला पंजाब से आते हैं और उनके यहाँ हालात अभी थोड़ी सी ख़राब चल रही है, बाढ़ की सिचुएशन है। तो इसी की वजह से ही हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है कि आपको नई कहानी हम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जल्द ही जैसे ही मालिक ने सब कुछ अच्छा किया और ठीक किया तो हम आपको जल्द ही नई कहानी सुनाने जा रहे हैं। और जिसके यहाँ भी अगर ऐसी सिचुएशन है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए कि आप लोग कहाँ से हैं और आप लोगों के पास भी अगर पानी भरा है तो कमेंट करके बताइए किस किस के पास पानी भरा हुआ है, कहाँ कहाँ बाढ़ की सिचुएशन ज़्यादा है। और दोस्तों, जो भी सक्षम है, जो भी आसपास के इलाकों में जा सकता है, वो प्लीज़ से प्लीज़ मानवता के लिए अपने यार दोस्त, अपने गांव के, अपने साइड के गांव के पड़ोसियों की मदद ज़रूर कीजिएगा। अपने शहर के लोगों की मदद ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा जितनी आपसे हो सके। और भगवान से प्रे भी कीजिएगा जल्द से जल्द ये सिचुएशंस को वो सही करें और सब फिर से अपना जीवन खुशहाली से बिता सके। और दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हम सब लोग मिलकर, जो हमारे व्यूअर्स हैं और मैं, सब लोग मिलकर उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो आप लोग मुझे सुझाव ज़रूर दीजिएगा। चलिए, एक बार फिर आपका सुकून एफएम चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम सुनने जा रहे हैं 99वां एपिसोड, सीक्रेट घर जमाई। तो चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई, एपिसोड नंबर 99। मॉन्क मास्टर ने समर को बचा लिया था। वहां आकर उन्होंने कुछ संस्कृत के मंत्र पढ़े और उनके शरीर से वो ब्लेड को भी बाहर निकाल दिया था। नहीं तो वो ब्लेड कभी भी बाहर नहीं निकलता और उसके अंदर रहने से समर की मौत हो जाती। मेट्रियोइट एक ऐसा धातु था जिसके अंदर काली शक्ति थी, जो अंदर रहकर भी समर को नष्ट करते जा रहा था। मॉन्क मास्टर ने कुछ संस्कृत के मंत्र पढ़े और उसको नष्ट कर दिया था, लेकिन यह करने में मॉन्क मास्टर की पूरी ताकत लग गई थी। तभी मॉन्क मास्टर ने दूसरी बार अपने मुंह से खून थूका। जाहिर है कि ब्लेड निकालने के लिए बहुत एनर्जी लगी और उन्हें बाहरी नुकसान अंदर से हो गया था। उनका घाव अब और भी ज्यादा गहरा हो चुका था। समर को भी सीने में एकदम से तेज दर्द महसूस हुआ। खून की दहार बह निकली। दर्द सहते हुए उसने 9 चांदी की अपनी सुइयां निकाल ली और उन्हें घाव के आसपास के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर चुभोकर खून को रोक दिया, फिर पट्टी बांध ली। इसके बाद वो लड़खड़ाते हुए पायल के पास गया। उसने जल्दी से उसकी रस्सियां खोली और उसे कई बार उसका नाम पुकारा। पायल इधर बेहोश हो चुकी थी। पायल की टांगों से
खून की एक धार बह निकली थी। समर ने गौर से देखा और वो अचानक डर गया। उसके पेट में पल रहे बच्चे के साथ शायद कुछ गड़बड़ हो चुकी थी। उसने अपने एक्सीलेंट मेडिकल नॉलेज और स्किल्स के आधार पर एक नज़र में ही भांप लिया कि पायल की प्रेगनेंसी अफेक्टेड हो गई है। उसके शरीर से बहता यह खून उस गड़बड़ी का संकेत कर रहा था। वो सदमे और लंबे समय तक कुर्सी पर बंधे रहने का नतीजा था। बच्चा बस 1 महीने में ही होने वाला था और अगर ये उसका गर्भपात हो गया तो समर बदला लेने के लिए उसे मार डालेगा। समर ने नफरत भरे स्वर में कहा, घोस्ट किंग, जब मैं एक एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर बन जाऊंगा तो मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा। घोस्ट किंग ने पायल, शैडो ग्रुप के मेंबर्स और उसको खुद को भी बहुत ज्यादा चोट पहुंचा दी थी। समर एंशियंट मार्शल आर्ट्स की एक एविल पावर से बहुत गुस्से में था। उसे ने कसम खा ली थी कि वो एक दिन उन सबको चुन चुन कर मार डालेगा। समर को सबसे ज्यादा गुस्सा इसी बात का था कि ब्लैक मैन ने हेल किंग को उसके हाथों से छीन लिया था। वहीं एक एंशियंट मार्शल आर्ट्स वो बनना चाहता था ताकि ब्लैक मैन को वो धूल में मिला सके। अपने गुस्से को बमुश्किल दबाते हुए समर ने 9 चांदी की सुइयां निकाली और उन्हें पायल के एक्यूपेंचर पॉइंट्स में चुभो दिया। घायल अवस्था में यह करना उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन बच्चे की जान को खतरा था। उसने दर्द से दांत भींचते हुए अपनी आखिरी ताकत से सुइयों को चुभा दिया था। बच्चे को बचाने के लिए समर ने अपनी उंगली काटकर उसमें से रक्त की एक बूंद भी निचोड़ दी। उसने उस रक्त को एक्यूपेंचर पॉइंट्स तक पहुंचाया और इस तरह सुइयों को एक रहस्यमयी शक्ति प्रदान कर दी। 9 सुइयां झिनझिना उठी। रक्तसार के विशेष प्रभाव से शिशु बच गया। समर खुद को खुशकिस्मत समझता था कि उसके पास रक्तसार है जो मरे हुए को भी ठीक कर सकता है, हड्डियों का मांस उगा सकता था। इसके बिना पायल का बच्चा मर जाता। समर अत्यधिक रक्तसार, खून की कमी और थकावट के कारण जमीन पर गिर गया और आखिरकार वो बेहोश हो गया। ये अपने आप में एक चमत्कार था कि समर इतनी देर तक भी जिंदा रह पाया था। उसे बस एक ही चीज ने थाम रखा था, वो था पायल और बच्चे को बचाने का विचार। ये लक्ष्य पूरा होते ही वो नीचे जमीन पर गिर पड़ा था। मॉन्क भागते हुए उसके पास आया और उसने कहा, बॉस, बॉस आपको क्या हो गया बॉस? तभी मॉन्क मास्टर ने एक सरसरी नजर से देखते हुए मॉन्क से कहा, चिंता मत करो मॉन्क, समर बस थका हुआ है, कुछ दिनों के आराम से वो ठीक हो जाएगा। मॉन्क ने समर, शैडो ग्रुप टीम के मेंबर्स और पायल को मॉन्क आश्रम की तरफ लेकर जाना शुरू कर दिया। समर के जख्मों का इलाज साधारण अस्पताल में नहीं हो सकता था। इसके लिए असाधारण तरीकों की जरूरत थी जो केवल मॉन्क आश्रम जैसी जादुई जगहों पर ही संभव थी। तभी समर का फोन बजने लगा। बेहोशी की हालात में वो फोन नहीं उठा पा रहा था। मॉन्क जवाब देने के लिए तैयार नहीं था और जब उसने देखा नहीं कि यह कियारा का फोन था, लेकिन जब उसने कियारा का नाम देखा तो उसने गाड़ी रोकी और फोन उठा लिया। दूसरी तरफ से कियारा ने चिंतित स्वर में कहा, जान, बहुत देर हो चुकी है और आप अभी तक घर क्यों नहीं आए? रात के 12 बज गए हैं। समर आमतौर पर इतनी देर तक कभी भी घर से बाहर नहीं रहता था, इसलिए कियारा को चिंता होनी शुरू हो चुकी थी। तभी मॉन्क ने इधर से जवाब देते हुए कहा, भाभी, मैं मॉन्क हूं। मॉन्क की आवाज सुनते ही कियारा हैरान रह गई। उसने तभी चौंकते हुए पूछा, ओह, मॉन्क, ये आप हैं? सॉरी, लेकिन आपके भाई कहाँ हैं? मॉन्क ने उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, भाभी, बॉस को चोट लगी है। कियारा उसकी बात सुनते ही घबरा गई। उसने घबराते हुए कहा, क्या क्या
आप कहाँ हैं अभी? मैं भी उनके पास आ रही हूँ। मुझे समर को देखना है। मोंक ने तुरंत उनको मना कर दिया और कहा, नहीं भाभी, आप मत आइए। हम लगभग हिमालय के मोंक आश्रम पहुंच चुके हैं। बॉस ठीक होने पर घर आपके पास आ जाएंगे। आप चिंता ना करें, हम उनकी देखभाल कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर कियारा हैरान रह गई थी। वो निराश थे कि आधी रात को इतनी दूर पहुंचना उनके लिए असंभव था। कियारा ने चिंते भरे स्वर में कहा, मोंक, मोंक, क्या समर के घाव बहुत ज्यादा गंभीर हैं? प्लीज मुझे बताओ, मैं उनको देखना चाहती हूँ। मोंक ने तभी समर की तरफ देखा और सफेद झूठ बोलने का फैसला करते हुए बड़े ही दिल को कठोर करके बोला, भाभी, चिंता की कोई बात नहीं। बॉस कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। अभी मुझे जाना होगा। बाय। आप लोग चिंता ना करें। लेकिन कियारा बेचैन थी। उसने समर की हालात के बारे में और सवाल पूछने का प्लान बनाया था। जाहिर था कि मोंक बात करने में हिचकिचा रहा था। इधर मोंक गाड़ी चलाकर मैक्लोडगंज पर्वत की तलहटी में पहुंच गया था। उसके बाद वो लोग बेहोश समर और पायल को मोंक आश्रम तक ले गए। आश्रम में बाकी जूनियर मोंक के साथ अभिराज भी सो रहा था। वो उथल पुथल से जाग गया था। वो मोंक के पास आया। जब उसने बेहोश समर को देखा तो चिंता में कहा, सीनियर, समर भाई को क्या हुआ है? अब वो कैसे हैं सीनियर? अभिराज समर का बहुत आभारी था क्योंकि उसने उसके मास्टर को बचाया था। मोंक ने अभिराज को समझाने के समय बर्बाद नहीं किया। सीधा समर के ट्रीटमेंट शुरू करने के विशेष आदेश देते हुए कहा, अभिराज, तुरंत जाओ और जड़ी बूटियों वाली वो बाल्टी पानी गर्म करो। मैं उसे स्पंज बात दूंगा। फिर कुछ टॉनिक दवा भी बना लो। वो पूरी तरह से जागा हुआ था। अभिराज जल्दी से पहाड़ी के पीछे स्थित किचन की तरफ चला गया। पानी गर्म करना, दवाइयां बनाना उसका रोज का काम था। इस बार शैडो ग्रुप टीम को भारी नुकसान पहुंचा था। न सिर्फ घायल समर और बेहोश हो गया था, बल्कि बोल्डमैन, डेथ गॉड और एलिस भी घायल हो चुके थे। ग्रुप की स्थापना के बाद उन्हें इतना भारी नुकसान आज तक नहीं पहुंचा था। यह सौभाग्य की बात थी कि मॉन्क मास्टर अंतिम समय में उनके बचाव के लिए वहां पहुंच गए थे। ब्लैक मैन को पीछे हटने पर उन्होंने मजबूर भी कर दिया था। अगर वो यहां पर नहा जाते तो समर और पूरा ग्रुप आज खत्म हो जाता। आधे घंटे बाद अभिराज गर्म पानी लेकर आया और मोंक ने स्पंज के साथ समर के शरीर से गंदगी व खून को साफ कर दिया। वहीं बोल्ड मैन और बाकी सभी ने स्नान किया। स्पंज स्नान के बाद मोंक ने समर को कुछ टॉनिक भी पिला दिया। इसके बाद मोंक ने अपने मास्टर से पूछा, मास्टर, बॉस कब तक होश में आ जाएंगे मास्टर? मोंक मास्टर ने खांसते हुए कहा, चिंता मत करो गणेश, वो कल सुबह तक होश में आ जाएगा और वो जब उठे तो मुझे बुला लेना। तब तक मैं अपने घाव का भी इलाज कर लेता हूं। मोंक मास्टर ने समर से देखभाल करने के लिए उससे कहा। फिर वो मंदिर के पीछे की तरफ चला गया ताकि अपने मेरिडियंस को ठीक कर सके, जो ब्लैक मैन की सभी साथ फाइट में घायल हो चुकी थी। अपने मास्टर को जाता हुआ देखकर मोंक ने अभिराज से कहा, तुम जाओ और मास्टर की देखभाल करो। यहां बॉक्स की देखभाल करने के लिए मैं हूं। अभिराज ने सिर हिलाया, हाथ में टॉनिक का कटोरा लिया और वो मोंक मास्टर के कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद मोंक ने समर की तरफ देखते हुए कहा, बॉस, बॉस प्लीज जाग जाइए ना। मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है बॉस। उसकी आंखों में गहरी चिंता आ गई थी। दूसरे कमरे में एलिस बेहोश पायल की देखभाल कर रही थी। एक लड़की होने के नाते वो पायल का पेट देखकर ही समझ गई थी कि उसके सामने लड़की प्रेग्नेंट थी। बच्चे का पिता निस्संदेह शैडो किंग ही था। पायल की अद्भुत ममतामयी स्थिति देखकर एलिस को थोड़ी जलन तो हुई। अपनी जलन के बावजूद भी एलिस पायल का पूरा ख्याल रख रही थी क्योंकि वो शैडो किंग की गर्लफ्रेंड थी। वहीं इदोर
मैं निपानिया पैलेस के विला नंबर 13 में सफेद पजामा पहने कियारा रात भर आराम नहीं कर पा रही थी। उसकी चमकदार आंखें समर के लिए चिंता से भरी हुई थी और वो धुंधली हो चुकी थी। चिंता में सूती चप्पल पहने वो हॉल में लगातार टहल रही थी। रात का 1 बज गया था और वो बेचैनी से पूरी तरह जाग रही थी। मोंक के साथ बातचीत के बाद से ही वो बेचैनी की भावना से परेशान थी। कियारा ने मिस्टी से उत्सुकता से पूछा, मिस्टी, क्या तुम्हें लगता है कि समर बहुत ज्यादा मुसीबत में है? कियारा और मिस्टी एक दूसरे के साथ काफी समय से थी और अब वो और भी करीब आ गई थी। कियारा मिस्टी को अब उसके नाम से बुलाती थी और आज जब कुछ कई बदमाशों ने कियारा पर हमला करने की कोशिश की थी तो मिस्टी ने उन्हें अपने चाबुक से भगा दिया था। कियारा मिस्टी के प्रोडक्शन के लिए बहुत आभारी थी। एक मॉडर्न लड़की होने के नाते जिसके पोस्ट के बारे में कंटेम्परेरी विचार थे, मिस्टी को नौकर की बजाय वो अपना एक दोस्त मानने लगी थी। मिस्टी ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, आप प्लीज शांत रहिए मिस्टेस, मेरे मास्टर बिल्कुल ठीक होंगे, आप चिंता न कीजिए। उसे समर पर पूरा भरोसा था। आखिरकार वही अफ्रीकी शैडो किंग था जिसने हिमालय में सिर्फ एक ही चाल में उसे हरा दिया था। तभी कियारा ने उससे नाराजगी भरे स्वर में कहा, मिस्टी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे मिस्ट्रेस मत कहा करो। मैं तुमसे एक ही साल बड़ी हूं, इसलिए तुम मुझे बस दीदी कह सकती हो। लेकिन मिस्टी ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, समर मेरे मास्टर हैं और आप उनकी पत्नी, इसलिए मुझे आपको मिस्ट्रेस ही कहना चाहिए। कियारा के इस बात से वो गुस्से भरे स्वर में उसने कहा, अगर तुमने मुझसे फिर से मिस्ट्रेस कहा तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। अब बस से तुम आज से मुझे दीदी ही कहोगी। मिस्टी ने अनिच्छा से थोड़ी सी भौहें चढ़ाते हुए कहा, हाँ ठीक है, दीदी जैसा आप कहें। कियारा उसकी विनम्रता पर मुस्कुरा दी, लेकिन तब उसके सुंदर चेहरे से मुस्कान गायब हो गई जब उसको फिर से समर की याद आ गई थी। उसे उसके बारे में बहुत बुरा लग रहा था। कियारा ने तभी चिंता भरे स्वर में मिस्टी से कहा, मिस्टी, मुझे अपने पति की बहुत चिंता हो रही है, चलो ना मैक्लोडगंज चलते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था उसकी बेचैनी और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। तभी मिस्टी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अभी रात के 1 बज रहे हैं और मैक्लोडगंज यहां से काफी दूर है। बेहतर होगा कि हम सुबह चलें। आप अभी के लिए आराम कीजिए। कियारा ने सिर हिलाया और घबराहट में कहा, मिस्टी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है मिस्टी, मुझे अभी तुम्हारे साथ मैक्लोडगंज चलना है। अपने मास्टर के प्रति कियारा की चिंता से प्रेरित होकर मिस्टी को समर से थोड़ी सी ईर्ष्या हुई, क्योंकि उसे इतने समर्पित पत्नी मिली थी। तभी मिस्टी ने धीरे से कहा, ठीक है दीदी, जैसा आपको ठीक लगे, चलिए हम लोग चल पड़ते हैं। रात का 1 बज रहा था। मोहल्ले में सन्नाटा पसरा हुआ था और लोग गहरी नींद में सो चुके थे। बारिश भी शुरू हो गई थी। ठंडी रात में सन्नाटा पसरा था। लोग या जानवर में कोई भी हलचल कहीं भी नहीं थी। तभी मिस्टी ने दरवाजा खोला और भारी बारिश को देखकर अपनी भौहें सिकोड़ दी। मिस्टी ने कियारा को रोकने की कोशिश तभी की और कहा, दीदी, अभी बारिश बहुत है, रात के 1 भी बज गए हैं, क्यों ना अब हम सुबह ही चले। लेकिन तभी कियारा ने आकर्षक चेहरे पर दृढ़ संकल्प के साथ कहा, नहीं नहीं मिस्टी, मुझे अभी अपनी पति के पास जाना है मिस्टी। जब मॉन्क ने फोन उठाया था तो कियारा को पता चल गया था कि बहुत बड़ी गड़बड़ है। अगर समर घायल होता तो वो उसका फोन उठा लेता। सिर्फ एक ही स्थिति थी जो उसे फोन उठाने से रोक सकती थी, कि आखिरकार समर बेहोश हो ही चुका था। कियारा एक समझदार लड़की थी। उसने समर की बेहोशी के बारे में सिर्फ
इसी बात से अंदाजा लगा लिया था कि समर ने उसका फोन नहीं उठाया था। उसने आगे ये निष्कर्ष निकाल लिया कि अगर समर कोमा में था तो उसे गंभीर चोट लगी होगी। उसकी चतुराईपूर्ण निष्कर्ष समर की वास्तविक स्थिति के बहुत करीब था। कियारा के दृढ़ संकल्प को भांपकर मिस्ट्री को उसकी बात माननी पड़ी। उसने कियारा से कहा, दीदी, बाहर बहुत ठंड है, आप एक काम कीजिए, गर्म कपड़े पहन लीजिए, उसके बाद चलेंगे। जैसे ही कियारा ने दरवाजा खोला, ठंडी हवा बारिश की बूंदों के साथ अंदर घुस गई थी। ठंडी का एहसास होते ही कियारा दूसरी मंजिल पर अपने बेडरूम में चली गई और एक भारी हंस पंख पारखा पहनकर तभी वो नीचे भी आ गई। उसने नीचे आते ही मिष्टी से कहा, मिष्टी, चलो चले, मैंने गर्म कपड़ा ले लिया है। कियारा ने कार को गैराज से बाहर निकाला और मैकडॉलगंज की दिशा में ले गई। बारिश बहुत तेज हो रही थी। सड़कें जल्दी से बारिश के पानी से ढक गई थी और सुबह सुबह कम तापमान के कारण कुछ जगहों पर फिसलन भी बहुत भारी हो चुकी थी। समर की चिंता में डूबी कियारा तेजी से गाड़ी चला रही थी। कई बार गाड़ी लगभग सड़क किनारे गटर में जाकर गिरने को हो चुकी थी। तभी मिस्टी ने गाड़ी के दरवाजे पर जोर से हाथ पटकते हुए कहा, सड़क कीचड़ से फिसलन भरी है, हमें धीरे चलना पड़ेगा दीदी। हिमालय की संत होने के नाते मिस्टी ने कभी कार आज तक चलाई नहीं थी। शायद कभी उसमें सफर भी किया था। जब कियारा ने फिसलन भरी कीचड़ वाली सड़क पर लापरवाही से गाड़ी चलाई तो उसका कलेजा मुंह को आ गया था। वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा डर गई थी। तभी एकदम से टक्कर, जैसे मिस्टी ने चेतावनी दी, कार फिसल गई और सड़क किनारे एक पत्थर के खंबे से जाकर टकरा गई। खंबा टूट गया और गाड़ी का अगला हिस्सा बिल्कुल विकृत हो गया था। कियारा का सिर आगे की खिड़की से टकराने ही वाला था, लेकिन तभी एयर बैग खुल गई और वो बच गई। लेकिन इसके बावजूद भी उसने अपने अपने सिर पर एक गंभीर सा झटका महसूस किया। गनीमत रही कि अभी रात का 1 ही बजा था। बारिश के इस मौसम में सड़क लगभग खाली ही थी। अगर वे किसी को टक्कर मार देते तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। कियारा ने गाड़ी को घुमाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। गाड़ी के आगे के सर्किट डैमेज हो चुके थे। तभी मिस्टी ने सुझाव देते हुए कहा, दीदी, हम अभी मैकडॉलगंज नहीं जा सकते। आपको गाड़ी की रिपेयर के लिए कार मेंटेनेंस कंपनी को बुलाना ही पड़ेगा। वहीं कियारा के चेहरे पर निराशा आ गई थी। वो इस समय बिल्कुल समर जैसी लग रही थी। वो मेंटेनेंस स्टाफ को बुलाने के अलावा अब कुछ कर भी नहीं सकती थी। लेकिन रात का समय और भारी बारिश का मौसम की वजह से कार रिपेयर वाले करने से अब आने से भी कतरा रहे थे। कियारा को नॉर्मल प्राइस से 3 गुना ज्यादा पैसे देने का वादा भी करना पड़ा। तब जाकर एक कार मेंटेनेंस वाले आने के लिए तैयार हुए। उस समय उधर मोंक आश्रम में समर अभी भी कोमा में था। अपने आसपास की हर चीज पर वो पूरी तरह से बेखबर था। अगर उसे पता होता कि कियारा ने बारिश के मौसम में उसके पास आने की कोशिश की है और अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट भी कर लिया है, तो उसे कभी आने भी नहीं देता। वहीं मोंक के समर को तय अंतराल पर टॉनिक दवाइयां देता जा रहा था। यह टॉनिक पहाड़ की गहराई में स्थित अनछुए क्षेत्रों में एकत्रित कीमती जड़ी बूटियों से बनाई गए थे। जड़ी बूटियों की उच्च गुणवत्ता ने उनके परिणामों को सुनिश्चित कर दिया था। टॉनिक में निहित चिकित्सीय ऊर्जा उसके शरीर में प्रभावित हुई और उसकी घायल त्वचा, मांसपेशियां और मेरिडियन का पोषण दिया। जड़ी बूटियों की उपचार शक्ति को अवशोषित करके समर के चेहरे पर कुछ रंगत भी लौट आई थी। ऊर्जा और रक्त पुनर्स्थापन के साथ उसकी सांसें लंबी और स्थिर हो गई थी। वो अभी भी बेहोश था, लेकिन उसका शरीर खुद को ठीक कर रहा था। इस समय इधर पहाड़ी क्षेत्र में बर्फ पड़ रही थी।
दूसरे दिन बर्फ बढ़ती ही जा रही थी और जमीन पर बर्फ की एक मोटी परत जम गई थी। तभी पायल ने अपनी आंखें खोली और उसको अभी भी थोड़े थोड़े चक्कर और धुंधलापन महसूस हो रहा था। एक दिन पहले ही उसे और अपने अजन्मे बच्चे को चोट लग गई थी। समर के अद्भुत मेडिकल स्किल्स के बावजूद उनके एक्यूपेंचर्स और एसेंस ब्लड से उन्हें बचा तो लिया था, लेकिन उनकी हालत अभी भी कमजोर थी। उसको होश में आते देखकर एलिस ने प्रसन्नता से अपनी चमकीली आंखें झपकाते हुए कहा, मिस पायल, आप होश में आ रही हैं। वो ये जान गई थी कि उसके बॉस ये जानकर बहुत ज्यादा खुश होंगे कि पायल भी होश में आ गई है। पायल ने तभी सिर पर हाथ रखते हुए कंफ्यूजन में पूछा, आप कौन हैं? वो सिर्फ समर और मोंक को ही जानती थी। शैडो ग्रुप टीम के किसी और सदस्य से उसकी आज तक कभी मुलाकात हुई नहीं थी। वो विदेशी लड़की नीली आंखों और सुनहरे बालों वाली बहुत खूबसूरत भी थी। एलिस ने तभी मुस्कुराते हुए अपना परिचय देते हुए कहा, मिस पायल, मैं एलिस हूं, शैडो किंग की अधीनस्थ। तभी पायल को अचानक याद आया कि समर उसके बेहोश होने से पहले ही गंभीर रूप से घायल हो चुका था। बेचैनी से वो बिस्तर से उठने की तभी कोशिश करने लगी, लेकिन तभी एलिस ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा, मिस पायल, आप अभी अभी होश में आई हैं, आपको अभी आराम की जरूरत है, आप ऐसे कहीं बाहर नहीं जा सकती। पायल ने तभी अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे समर से मिलना है। पायल ने ठान लिया था, इसलिए एलिस ने भी हार मान ली और वो उसको समर के पास ले गई। समर अभी भी बेहोश था, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ रंगत लौट आई थी। उसकी सांसें भी अब शिथिल हो गई थी। वो अपने जख्मों से तेजी से उबर रहा था। तभी पायल को वहां आता हुआ देखकर मोंक ने हैरान होते हुए पूछा, भाभी, आप यहाँ क्यों आई हैं? पायल ने चिंता भरे स्वर में उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, मोंक, मैं यहाँ समर को देखने आई हूँ कि वो ठीक है या नहीं। क्या समर ठीक है मोंक? मोंक ने पायल की चिंता को दूर करने के लिए कहा, बोस के घाव ठीक हो गए हैं भाभी, और वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब आप प्लीज थोड़ा आराम कर लीजिए। मैं अभी बोस की देखभाल के लिए आया हूँ, आप चिंता न कीजिए, जल्द ही वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन पायल ने जोर देते हुए कहा, नहीं, मैं उनकी देखभाल करना चाहती हूँ। पायल का चेहरा पीला पड़ गया था। उसे अब भी चक्कर आ रहा था। तमाम तकलीफों के बावजूद भी उसने एक तौलिया ढूंढा और उसे गर्म पानी में डाल दिया। उसे निचोड़कर सुखाया और समर के माथे पर सावधानी से रगड़ने लगी। उसी समय कियारा कैसे न कैसे करके मैकडोलगंज पर्वत पर पहुंच गई थी। कार की मरम्मत और भारी बारिश, यहाँ की बर्फीली सड़कों के कारण उसे यहाँ तक पहुंचने में लगभग पूरी की पूरी रात लग गई थी। कियारा ने पर्वत की तरफ देखते हुए मिष्टी से कहा, मिष्टी, हमें पहाड़ पर चढ़ना पड़ेगा। बिना कुछ खाए और आराम किए कियारा और मिष्टी पहाड़ की तरफ बढ़ने लगे थे। घुमावदार पहाड़ी रास्तों और उनके किनारों की चट्टानों और पेड़ों पर जमी हुई बर्फ के कारण कुछ टुकड़े उनके बहुत करीब आकर गिर रहे थे। मिष्टी ने चौकन्ना होकर उनकी तरफ देखा। मिष्टी ने सावधानी पूर्वक बर्फ के गिरते टुकड़ों को कियारा पर गिरने से पहले ही दूर फेंक दिया था। 2 घंटे के पड़े परिश्रम के बाद एक भव्य मोंक आश्रम का प्रवेश द्वार उनको दिखाई देने लगा था। सलेटी ईंटों और हरी टाइलों से बना ये आश्रम प्राचीन और बहुत भारी लग रहा था। आश्रम के प्रवेश द्वार के अंदर मोंक मंदिर के सामने आंगन में एक विशाल धूपदान रखा था। बर्फबारी के कारण आज कोई विजिटर नहीं था। धूपदान बिल्कुल खाली पड़ा था। कियारा और मिष्टी आश्रम में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे थे। तभी उन्हें एक छोटे से मोंक ने रोक लिया था। वो लगभग 15-16 साल का एक सुंदर लड़का था।
जूनियर मॉन्क ने उन्हें रोकते हुए कहा, आज बर्फ पड़ रही है, इसलिए आश्रम बंद है। आज यहाँ कोई विजिटर नहीं आ सकता। बेशक ये सिर्फ एक बहाना था। असली वजह यही थी कि समर को आराम करने के लिए एक शांत जगह चाहिए थी। जूनियर मॉन्क भी नहीं चाहता था कि ये बाहरी शोरगुल उनको परेशान करे। तभी मिस्टी ने उस सुंदर जूनियर मॉन्क को देखते हुए खुश होकर कहा, छोटे, हमें किसी को ढूंढने के लिए अंदर जाना है। प्लीज हमें अंदर जाने दो। जूनियर मॉन्क ने अपनी नाक फुफकारते हुए कहा, मैं एक नौजवान हूं, तुम मुझे ऐसे छोटे नहीं कह सकती। मिस्टी ने उसकी नादानी पर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ओह, ठीक है नौजवान, क्या आपका कोई नाम भी है? जूनियर मॉन्क ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मेरा नाम है। मेरा नाम अभिराज है। मिस्टी ने संत की तरह शुद्ध भाव से पूछा, ठीक है अभिराज, क्या आप हमें अंदर जाने दे सकते हैं? अभिराज ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, आज आश्रम बंद है। किसी को भी अंदर आने की आज अनुमति नहीं है। अभिराज की जिद से चिढ़कर मिस्टी जबरदस्ती अंदर जाने को तैयार हो गई। कियारा ने उसे ना का इशारा किया, रोका और ये सोचकर कि एक मोंक आश्रम में जबरदस्ती घुसना ना समझी होगी। कियारा ने तभी आगे बढ़ते हुए अभिराज से कहा, अभिराज, मैं यहाँ समर के लिए आई हूँ। मोंक गणेश समर का भाई है और मैं उसे भी जानती हूँ। क्या आप अभी हमें अंदर जाने दे सकते हैं? कियारा के आकर्षक चेहरे और आकर्षक आंखों को देखकर अभिराज भी शर्मा गया। अनगिनत लोग यहाँ धूप बत्ती जलाने और खुशी के लिए प्रार्थना करने आते थे। उसने बहुत सी लड़कियां देखी थी, लेकिन उनमें से कोई भी उनके सामने खड़ी सुंदर लड़की के करीब भी नहीं आ सकती थी। उसके सामने खड़ी ये लड़की एक देवी की तरह लग रही थी, जो सीधी स्वर्ग से उतरकर नीचे आई होगी। अभिराज का शर्माया हुआ चेहरा देखकर, उसको ऐसे नजरें चुराता देखकर कियारा को मजा आ गया। उसने अपनी बात को दोहराते हुए फिर कहा, अभिराज, क्या आप मुझे अंदर जाने दे सकते हैं? उसकी बात सुनकर अभिराज ने होश में आते हुए मन ही मन खुद को डांटा और कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए अभिराज। तुम एक देवी के सामने निशब्द कैसे हो सकते हो? अभिराज ने आश्चर्य से तभी पूछा, देवी, क्या आप वास्तव में मेरे सीनियर मोंक गणेश को जानती हैं? उसकी बात सुनकर कियारा ने सिर हिलाया। वो थोड़ी उलझन में थी। पहली बार किसी ने उसे देवी कहकर पुकारा था। तभी अबराज ने थोड़ा सा शर्माते हुए कहा, मेरे सीनियर ने मुझे आश्रम में किसी को भी एंटर होने के लिए रोकने के लिए कहा है। चूंकि आप कह रही हैं कि आप उन्हें जानती हैं, इसलिए प्लीज आप यही इंतजार कीजिए। मैं अभी उन्हें आपके बारे में बता कर आता हूँ। अगर उन्होंने कहा कि आप अंदर आ सकती हैं, तो मैं आपको अंदर आने दूंगा। ये कहते हुए अभिराज जल्दी से आश्रम के पीछे के हिस्से की तरफ भाग गया। उसको ऐसे शर्माता हुआ देखकर मिस्टी ने हंसते हुए कियारा से कहा, दीदी, आपने तो उस छोटे से मोंक को मंत्र मुग्ध कर दिया है। कियारा भी खुश थी। अभिराज अभी टीन एजर ही था। उसकी सुंदरता देखकर वो चकित होना उसका स्वाभाविक ही था। वो दोनों चुपचाप एंट्री गेट पर ही इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में अभिराज मोंक गणेश के साथ बाहर आ गया। मोंक जैसे ही बाहर की तरफ आया, कियारा को देखते ही वो उसकी तरफ दौड़ा और उसने कियारा से आदरपूर्वक कहा, भाभी, भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसने कियारा को फोन पर मना कर दिया था कि वो यहाँ पर न आए और बॉस 1-2 दिन में वापस इंदौर अपने आप आ जाएंगे। लेकिन वो जानता था कि उसके बॉस अभी भी बेहोश हैं, तो कियारा को पक्का पता चल गया होगा कि उसने झूठ बोला था कि समर को बस थोड़ी बहुत ही चोट लगी है। कियारा ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। दिल में बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी।
मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई और ये बेचैनी तब तक शांत नहीं हुई जब तक मैं अपने पति को देख न लूं। वो कैसे हैं, ठीक है भी या नहीं भी। इसलिए मैं रह नहीं पाई और यहाँ पर आ गई। तभी अभिराज ने यह खबर सुनकर कि कियारा शादीशुदा है, उसने चौंकते हुए अपनी प्यारी सी नाक को सिकोड़ते हुए कहा, देवी, आप शादीशुदा हैं? लेकिन तभी मोंक ने अभिराज के सिर पर एक थप्पी मारी और कहा, अरे कियारा भाभी के पति बोस समर हैं, इसलिए उन्हें देवी मत कहो। वो हम सबकी भाभी हैं। वो अपने सीनियर से डरते हुए अभिराज ने डर भरे स्वर में कहा, भाभी, आपका हमारे आश्रम में हार्दिक स्वागत है। कियारा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और उसका अभिवादन स्वीकार कर लिया। वहीं कियारा की खूबसूरती को देखकर अभिराज ने मन ही मन में समर की तारीफ करते हुए कहा, अरे समर भाई तो कितने खुशकिस्मत हैं, उनकी पत्नी कितनी खूबसूरत है। तभी कियारा ने चिंता भरे स्वर में मोंक से कहा, मोंक, प्लीज मुझे समर के पास ले चलो, मुझे अभी के अभी उनको देखना है। भारी बारिश के कारण एक्सीडेंट में देरी हो गई थी। कियारा अधीर हो चुकी थी। वो अब समर से मिलने के लिए बहुत ज्यादा बेताब थी। मोंक ने सिर हिलाया और उसे कमरे में लेकर जाने की तैयारी करने लगा। तभी उसको कुछ याद आया। उसने मन ही मन में कहा, अरे अरे नहीं, पायल भाभी भी तो वहीं पर अभी समर के कमरे में उनकी देखभाल कर रही है। अगर कियारा ने पायल को देख लिया तो ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब मुझे क्या करना चाहिए? मोंक ने समर को ये कहते हुए सुना था कि ये दोनों लड़कियां जब भी मिलती थी तो कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में लड़ती रहती थी। ये विचार इतना बेचैन करने वाला था कि मोंक अपने पैर भी नहीं हिला पा रहा था। तभी कियारा ने आग्रह करते हुए पूछा, आप किसका इंतजार कर रहे हैं मोंक? प्लीज मुझे समर के पास लेकर चलो ना। वो दिन बड़ा बर्फीला दिन था, लेकिन मोंक को एक्साइटमेंट के कारण पसीना आने लगा था। अगर कोई और समय होता तो मोंक तुरंत कियारा को समर के पास ले जाता, लेकिन अभी यह समय बिल्कुल भी सही नहीं था। मोंक ने सावधानी से पागलों जैसी बात करते हुए कहा, बोस 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि आप अभी घर वापस चले जाएं। मैं 2 दिन बाद खुद बॉस को आपके पास ले आऊंगा। उसकी छोटी आवाज, अनिश्चित लहजे और सतर्क तरीके से कियारा को और अधिक संदिग्ध बना दिया था। कियारा ने शक भरी भौहें चढ़ाई। उसने शिकायत भरे लहजे में कहा, मोंक, मैं पूरी रात बिना एक पल भी सोए मैक्लोडगंज तक गाड़ी चलाकर पहुंची हूं और आप मुझे वापस जाने के लिए कह रहे हैं। आपका क्या मतलब है? कियारा के गुस्से को भांपकर मोंक और अधिक एक्साइटेड हो गया था। उसके माथे से पसीना बहने लगा था। ठीक है, मोंक ने चुपचाप खुद को दिलासा देने की कोशिश की और यह कहते हुए मन ही मन कहा, मैंने इनसे बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन बॉस, मैं भाभी को आपसे मिलने से रोक नहीं सकता हूं। मोंक ने धीमी आवाज में सलाह देते हुए कहा, भाभी, मैं आपको बॉस के पास ले चलूंगा, चाहे आप कुछ भी देखें, फिर भी आपको शांत रहना पड़ेगा। उसे डर था कि कियारा पायल को देखकर कहीं गुस्सा ना हो जाए। कियारा की सहमति में तभी उसने सिर हिला दिया। मोंक के पीछे वो आश्रम में चली गई। उसे अब भी आश्चर्य हो रहा था कि मोंक उसे अपने पति से मिलने के लिए क्यों रोक रहा था। लेकिन जैसे ही कियारा रूम में पहुंची, उसके चेहरे के भाव बदल गए। कमरे में एक चार्मिंग लड़की समर को दूध पिला रही थी। उसके माथे को तौलिए से हल्के से रगड़ भी रही थी और ये अट्रैक्टिव लड़की कोई और नहीं बल्कि पायल ही थी, जो प्रेम में उसकी ओपोनेंट थी और जिसे वो बिल्कुल नापसंद करती थी। कियारा ने आंखें सिकोड़ ली
और मन ही मन में कहा, पायल, तुम हो? तुम मेरे पति को फिर से बहकाने की कोशिश कर रही हो। उसका मनोबल पूरी तरह से गिर गया था। अचानक उसका मन पायल को मारने का कर रहा था। कियारा ने अपना सिर घुमाया और मोंक को घूरा। जाहिर है उसे पता था कि पायल यहाँ समर को देखभाल के लिए थी और इसलिए वो उसे अंदर जाने से रोकने की कोशिश कर रहा था। वहीं शर्मिंदा मोंक अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछ रहा था। कियारा की तीखी नजर से वो इतना डर गया था कि अनजाने में ही वो एक कदम पीछे हट गया। वो जानता था कि कियारा उसके धोखे से नाराज है। वहीं कमरे में दरवाजे खुलने की आवाज सुनकर पायल ने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा तो कियारा को अपने सामने पाया। उसकी ठंडी रोशनी से आंखें भर रही देखी। तभी कियारा पायल के पास गई और उसने उसको ठंडी निगाहों से घूरते हुए कहा, लो, मिस पायल, आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसका मतलब लोमड़ी कहना था, लेकिन कमरे में और भी बहुत सारे लोग थे। ये देखकर उसने अपना विचार बदल लिया था। पायल ने मुस्कुराते हुए उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, समर घायल है और मैं उसकी देखभाल करने के लिए यहाँ हूं। कियारा ने उसको गुस्से में घूरते हुए कहा, मैं उसकी पत्नी हूं और उसकी देखभाल करना मेरा फर्ज है और मैं उसका ध्यान रख लूंगी। बेहतर होगा कि आप यहां से चले जाएं। लेकिन पायल ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। समर मुझे बचाने की कोशिश करते समय घायल हुआ था। उसकी देखभाल करना मेरा ही कर्तव्य है। कियारा ने उलझन भरे स्वर में कहा, आपको बचाया? क्या हुआ था? समर ने आपको कैसे बचाया? पायल ने कियारा को उत्तेजक नजरों से देखते हुए कहा, यह एक लंबी कहानी है। मुझे कुछ बुरे लोगों ने किडनैप कर लिया था। मैं लगभग मर ही गई थी। समर ने उन बुरे लोगों को हराया और मुझे बचा लिया। इस दौरान वो लगभग घायल हो गया। वो मेरे सपनों का राजकुमार और रक्षक है। तभी समर ने मन ही मन में विलाप करते हुए कहा, अरे नहीं, ये लोग फिर से लड़ रही हैं। उसको अभी अभी होश आ चुका था और वो उठने ही वाला था। तभी उसने कियारा की आवाज सुन ली, जिसने उसे बिस्तर पर जमने के लिए मजबूर कर दिया था। जब भी वो दोनों लड़कियों के साथ एक कमरे में होता था, उसे सिर दर्द होने लगता था। वो इस स्थिति से ज्यादा किसी दुश्मन का सामना करना पसंद करता था। वहीं कियारा को इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि पायल की वजह से समर को चोट लगी थी। हालांकि जब उसने समर के घाव और निशान देखे तो उसका गुस्सा चिंता में बदल गया था। समर के इंटरनल घाव तो ठीक हो गए थे, जब उसकी चोटों और निशान के अभी भी बदसूरत और गंभीर दिख रहे थे। सबसे बदसूरत निशान समर के सीने पर बना गोल निशान था, जो मेट्राइट ब्लेड से बना हुआ था। जब कियारा ने उसे देखा तो उसको दिल में एक तेज दर्द महसूस हुआ। वो पायल को पसंद नहीं करती थी, लेकिन समर के घाव अब उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता थे। कियारा उसके पास गई और एक तौलिए से उसकी छाती पर लगे निशान को साफ करने लगी। तभी पायल ने उससे कहा, मिस कियारा, मैं उनकी देखभाल कर सकती हूँ। आप घर पर क्यों नहीं चली जाती? समर घायल हो गया था और उसके लिए लगभग मरते मरते बचा था। पायल बहुत भावुक और संतुष्ट थी। उसने समर की देखभाल करने की ठान ली थी। उसे कियारा समर के पास आती अब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। कियारा ने व्यंग करते हुए कहा, मिस पायल, जिसे वापस जाना चाहिए वो तो आप हैं और मैं समर की पत्नी हूं और आपको उसकी देखभाल करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अपने पति की देखभाल अच्छे तरीके से कर सकती हूँ। आप यहाँ से चली जाइए। उन दोनों के बीच अब कंपटीशन शुरू हो गया था। पायल ने तौलिया उठाया और समर का माथा रगड़ना शुरू कर दिया, जबकि कियारा उसकी छाती को साफ कर रही थी।
दो खूबसूरत लड़कियों की छांव में समर को बाहर से तो उनके ध्यान का आनंद मिल रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो तड़प रहा था। वो अपनी आंखें खोलना चाहता था, लेकिन इस स्थिति का सामना करने से वो डर रहा था। उसे दुख और सुख दोनों का एहसास एक ही समय में हो रहा था। वहीं इस समय उधर मुंबई शहर के घोस्ट किंग विला की जमीन के अंदर सैकड़ों मीटर गहरे तहखाने में ब्लैक मैन हेल किंग को तहखाने में लेकर पहुंच गया था। हेल किंग की छाती में धंसा केलिंग खंजर ब्लैक मैन ने बाहर निकाल दिया था। गंभीर घाव के कारण हेल किंग का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। घोस्ट किंग एक लाल पोशंस के साथ कुछ प्रयोग कर रहा था। उसका पीला चेहरा खुशी से भर उगा, क्योंकि उसकी सुपर क्लोनिंग पोशन एक्सपेरिमेंट में सफल रही थी। वो एक बार में 4 व्यक्तियों का क्लोन बना सकता था और इस प्रकार इंसान अपनी फाइटिंग पावर को 4 गुना बढ़ा सकता था। हेल किंग ने अपना सिर नीचा करते हुए कहा, मुझे खेद है मास्टर, मैं अपने मिशन में असफल हो गया हूं। अन्य लोगों के सामने वो शक्तिशाली हेल किंग था, लेकिन अपने मास्टर के सामने वो खुद को चींटी के समान तुच्छ मानता था, क्योंकि वो जानता था कि उसके मास्टर कितने शक्तिशाली थे। घोस्ट किंग ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम किसी काम के नहीं हो। तुम मुझे ये बताओ कि ईगल किंग कहाँ है। उसकी आवाज और निर्दयी हो चुकी थी। हेल किंग ने लड़खड़ाती आवाज में जवाब दिया, मास्टर, ईगल किंग को शैडो किंग ने मार डाला। घोस्ट किंग ने भौहें चढ़ाई। उसे उम्मीद नहीं थी कि पावरफुल ईगल किंग शैडो किंग के हाथों में मारा जाएगा। ऐसा लग रहा था कि उसे शैडो किंग की फाइटिंग पावर का रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा। उसने ब्लैक मैन से पूछा, ब्लैक मैन, मैंने तुम्हें शैडो किंग को मारने के लिए भेजा था, तुम इस मिशन में कैसे असफल हो गई। घोस्ट किंग के दूसरे स्टूडेंट के रूप में ब्लैक मैन बहुत पावरफुल था। उसके लिए साधारण लोगों के मास्टर और किंग को मारना बिल्कुल आसान काम था। ब्लैक मैन ने बदले हुए भाव को समझाते हुए कहा, मास्टर, मैं समर को मारने ही जा रहा था, तभी मैक्लोडगंज के मोंक आश्रम के मास्टर ने बीच में आकर मुझे रोक दिया मास्टर। हालांकि वो घोस्ट किंग के सबसे पसंदीदा स्टूडेंट्स में से एक था। ब्लैक मैन अपने मास्टर्स को विस्मय और भय के भाव से देख रहा था। घोस्ट किंग ने तभी भौहें चढ़ाई और ठंडे स्वर में कहा, 3 साल पहले 3 साल पहले मॉन्क मास्टर की पूरी तरह पिटाई हुई थी, जिसकी वजह से उसकी फाइटिंग पावर कमजोर हो गई थी। वो लगभग मौत के कगार पर था। वो तुम्हें कैसे रोक सकता है। उसको लग रहा था कि ब्लैक मैन अभी भी झूठ बोल रहा है, इसके उसका स्वर बड़ा उदासीन था। ब्लैक मैन के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उसने जल्दी से उन्हें समझाते हुए कहा, मास्टर, समर ने पहले ही मॉन्क मास्टर की खराब नाड़ी को ठीक कर दिया था और उनकी हालात में काफी सुधार हो गया था। मैं उसका मुकाबला कर नहीं सकता था। उसको डर था कि उसके मालिक उसको अब दंड दे सकते हैं। उसकी बात सुनकर घोस्ट किंग की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। मॉन्क मास्टर के साथ जो हुआ था वो उसे अच्छे से जानता था। वो मैक्लोडगंज के मॉन्क आश्रम के मास्टर की ही देन था। दशकों पहले वो एक अद्भुत फाइटर, एंशियंट मार्शल आर्ट का मास्टर था, लेकिन बाद में एक गुप्त हमले में वो बुरी तरह से घायल हो गया था। घोस्ट किंग ने एक भयानक हंसी के साथ कहा, अगर मॉन्क मास्टर ने ही वास्तव में समर को बचाया है, तो उसे अब मैक्लोडगंज मॉन्क आश्रम में होना चाहिए। हम अभी उसे नहीं मार पाएंगे। एक काम करो, घोस्ट ग्रुप टीम के लोगों को समर की जासूसी करने के लिए भेजो। जैसे ही वो इंदौर वापस जाएगा, हम उसे मारने के लिए अपने लोगों को भेज देंगे।
उनके स्वर में खतरनाक किलिंग इंटेंट साफ झलक रहा था। ब्लैक मैन ने सिर हिलाते हुए कहा, जी जी मास्टर। ये कहते हुए वो मुड़ा और लेबोरेटरी से बाहर निकल गया। वो समर की जासूसी करने के लिए लोगों को भेजने की तैयारी करने के लिए चला गया था। तभी हेल किंग ने देखा कि ब्लैक मैन तो चला गया है और वो भी वहां से अब जाना चाहता था, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी घोस्ट किंग ने चतुरतापूर्वक स्वर में कहा, अरे क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा है? तुम जा कैसे सकते हो? उसके स्वर में असंतोष था। समर को न मार पाने के कारण घोस्ट किंग बहुत दुखी हो गया था, क्योंकि वो अत्याचारी थर्ड मास्टर नरेंद्र भारद्वाज का बेटा था और वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। हालांकि उसने नरेंद्र भारद्वाज को कंचनजंगा के निषिद्ध एरिया में चट्टान के नीचे फेंक दिया था और वो उसके वंश को खत्म कर देना चाहता था। उसके बेटे को भी मारना चाहता था, उसकी जड़ों को ही मिटा देना चाहता था। घोस्ट किंग को हेल किंग से बड़ी उम्मीदें थी। उसने अपना सब कुछ दे दिया था, अपनी छोटी सी पर्सनल टीम, क्लोनिंग पोशन, यहाँ तक कि जेनेटिक पावर पोशन भी। उसे आश्चर्य हुआ कि सब कुछ विफल रहा। हेल किंग तो बस एक पतन ही है। हेल किंग का चेहरा तनावग्रस्त हो चुका था। उसने डरते हुए पूछा, मास्टर, आप मुझे क्यों रोकना चाहते हैं? क्या आपको मुझसे कोई और काम है मास्टर? आखिरकार इस बार वो गिर गया था। अपने मास्टर की नजरों में उसने अब कोई छाप नहीं छोड़ी थी। घोस्ट किंग ने हंसते हुए उदासीनता से कहा, बंद दरवाजे की ट्रेनिंग के लिए नर्क ट्रेनिंग एरिया में जाओ। नर्क के 18 लेवलों से गुजरो और फिर वापस आना। नर्क ट्रेनिंग एरिया का नाम सुनकर हेल किंग का चेहरा काला पड़ गया। उसकी आंखें दहशत से भर गई थी। बाहर किसी को इस दहशत का पता नहीं था। घोस्ट किंग विला का मेंबर होने के नाते वो इस जगह के बारे में बिल्कुल अच्छे से जानता था। नर्क ट्रेनिंग एरिया, जैसा कि सुनने में ही पता चल रहा था, इंसान नर्क में ट्रेनिंग करने जाता। उसमें 18 लेवल थे। इंसानों को चाकुओं के पहाड़ों पर गुजरना पड़ता, आग के समुद्रों और चर्बी के बर्तनों से कूदना था और बहुत ज्यादा कुछ कुछ करना था। घोस्ट किंग के बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, लेकिन उनमें से कुछ ही 18 लेवलों को पार कर आए थे। आप उन्हें गिन सकते थे। जिन्होंने दोनों हाथों से ऐसा किया था, सभी स्टूडेंट्स में से केवल मास्टर व्हाइट मैन और ब्लैक मैन के दो भाई ही इसमें सफल हो पाए थे। लेकिन वे भी इस सब के बाद बुरी तरीके से घायल हो चुके थे, लगभग मर ही गए थे। हेल किंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, मास्टर, नर्क ट्रेनिंग एरिया तो बहुत भयानक है मास्टर। मैं वहां नहीं जाना चाहता। वो बिल्कुल भी वहां जाना नहीं चाहता था। घोस्ट किंग ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा और कहा, अरे कूड़े के ढेर, तूने पहले ही अपनी मंगेतर पायल को शैडो किंग के हाथों में दे दिया है, तो तेरे परिवार को शैडो किंग ने मार दिया। तू उसे भी हरा नहीं सकता। अब तू नर्क ट्रेनिंग एरिया में भी नहीं जाना चाहता। आखिर तू करना क्या चाहता है? ऐसे ही जीवन भर असफल बने रहेगा क्या? ट्रेनिंग एरिया के आतंक की बात करें तो घोस्ट किंग अच्छी तरह से वाकिफ था। बचपन में वो एक बार वहां पर गया भी था। लेवल्स को पार करते हुए वो लगभग मर गया था। हालांकि वो जानता था कि अगर कोई सभी लेवल पार पूरी कर लेता तो वो अजय हो जाता था। अपने मास्टर की फटकार सुनकर हेल किंग ने अपनी मुट्ठियां कस ली और उसके नाखून उसके हथेली में चुभने लगे थे। उसकी हथेलियों से ताजा खून भी बहने शुरू हो चुका था, लेकिन उसे दर्द नहीं हुआ। शैडो किंग का ख्याल आते ही उसे अंदर ही अंदर गुस्सा आना शुरू हो चुका था। वो चाहता था कि शैडो किंग कैसे भी कैसे मर जाए। उसे 8 टुकड़ों में वो काट देना चाहता था।
तभी घोस्ट किंग ने उदासीनता से मुस्कुराकर काली किताब हेल किंग को देते हुए कहा, लो, घोस्ट किंग तकनीक की किताब है ये। मैं ये तुम्हें अभी देता हूं। जब तक तुम अपनी एंशियंट मार्शल आर्ट तकनीक में थर्ड लेवल तक प्रैक्टिस करोगे, तुम्हारे लिए समर को मारना बहुत तेज और आसान हो जाएगा। अब जाओ और अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दो। हेल किंग ने घोस्ट किंग से तुरंत किताब ले ली। वो अपने हाथों से मार्शल आर्ट की किताब को देखकर खुशी से फूला नहीं समा रहा था। एंशियंट मार्शल आर्ट की इस किताब में घोस्ट किंग की टॉप तकनीकें समाहित थी। अगर वो इस किताब से खुद को अच्छी तरह ट्रेन कर लेगा तो वह एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर्स में से एक बन जाएगा। हेल किंग खुशी से भरे हुए चेहरे के साथ घोस्ट किंग को सलाम करते हुए बोला, मास्टर, मास्टर, मैं निश्चित रूप से खुद को ट्रेन करूंगा, घोस्ट तकनीक भी सीखूंगा और फिर लेवल को पार करूंगा और समर को आखिरकार मार ही डालूंगा। हेल किंग ने झुककर अपनी हथेली मुट्ठी में बांधकर सलाम किया। वो मुड़ा और नार्क ट्रेनिंग एरिया की ओर चल पड़ा। वो खुद को एकांत में लेकर जा रहा था अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। वहीं उधर मैक्लोडगंज में मोंक आश्रम में एक कमरे के अंदर समर अपने बिस्तर पर लेटा था और उसे आनंद भी आ रहा था और उसे परेशानी भी हो रही थी। कियारा के कोमल और नर्म हाथ जैसे किसी कीमती जिनमें ठंडक का एहसास हो रहा था। कियारा की बाहों में नहाकर वो ठंडक की उस लहर को महसूस कर रहा था। उसकी हथेलियां हल्की सी लाल थी, मानो उनमें आग का कोई गोला जल रहा हो। वो लगातार समर का माथा धो रही थी, जिससे उसे गर्मी का एहसास भी होना शुरू हो गया था। इन दोनों लड़कियों को न सिर्फ व्यक्तित्व अलग था, बल्कि उनके फिगर की बनावट भी अलग थी। एक की बनावट ठंडी और बर्फीली थी और दूसरे की बनावट गर्म और नरम एहसास से भरी हुई थी। समर के शरीर पर लगे घाव पपड़ी में बदल गए थे। शुरुआत में तो उसे सिर्फ एक बार गर्म तौलिए से पोंछना ही ठीक था, लेकिन ये दोनों औरतें ऐसे लड़ रही थी मानो ये देखना चाहती हो कि इनमें से कौन समर की ज्यादा देखभाल और अच्छी तरीके से कर सकता था। इसीलिए वो लगातार उसे तौलिए से पोंछती रही। एक बार पोंछा, दूसरी बार पोंछा और फिर लगातार वो उनको पोंछती ही रही। उन्होंने समर के शरीर को सैकड़ों बार पोंछ दिया था। एक बार पोंछने पर मजा आता, लेकिन सैकड़ों बार पोंछने पर वो आनंद नहीं और ज्यादा दर्द भी होने लगा था। अब वो और बर्दाश्त बेचारा कर नहीं सकता था। वो केवल अनिच्छा से ही अपनी आंखें खोल सकता था। होश में आने के बाद का फैसला वो कर सकता था, इसलिए उसने धीरे धीरे अब अपनी आंखें भी खोल ली थी। उसको आंखें खोलता हुआ देखकर कियारा ने मुस्कुराते हुए कहा, डियर, आपको होश आ गया है। पायल ने भी एक्साइटेड होते हुए कहा, समर, तुम होश में आ गई। अब क्या करेगा समर? होश तो उसको आ गया था, लेकिन उसको परेशानी ये थी कि अब वो दोनों का सामना कैसा करेगा। जानने के लिए जुड़े रहिए दोस्तों अपनी इस कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। और दोस्तों, अपनी कहानी अपने चैनल सुकून एफएम को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके और लोगों तक जरूर शेयर करें। दोस्तों, मैंने जो आपसे एक सुझाव मांगा है कि हम लोग मिलकर एक साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए क्या कर सकते हैं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग और हम लोग मिलकर क्या कर सकते हैं। चलिए अब जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिए।